अब V नॉट की वैल्यू इज रूट GME अपॉन R टाइम पीरियड। यही से स्टार्ट किया। क्या हुआ बोलो, क्या कह रहे हो? स्टार्टिंग यार मैंने यही कहा, देखो सैटेलाइट है जो V नॉट वेलोसिटी से घूम रही है और h हाइट है इसकी, RE इसका रेडियस है अर्थ का। तो मतलब जो पूरे ऑर्बिट का रेडियस हो गया जिसे स्मॉल r कहते हैं वो RE प्लस h हो गया, है ना। तो 2 पाई r सरकमफ्रेंस हो गई और डिवाइड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो करते हैं। तो अब इसमें ना V नॉट की अपने को वैल्यू रखनी है, तो V नॉट की जैसे वैल्यू रख देते हैं रूट ऑफ GM अपॉन स्मॉल r। तो ये आ जाएगा 2 पाई r अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ GME अपॉन स्मॉल r। तो अब ये जो रूट है ना स्मॉल r वाला, इसको ऊपर ले जाएं तो t आ जाएगा, या स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायरिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो t स्क्वायर कितना आएगा बताओ? 2 का आ जाएगा 4, पाई का आ जाएगा पाई स्क्वायर, r का आ जाएगा r स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ GME अपॉन r का रूट हट जाएगा तो g, और ये जो r नीचे था ना मतलब वो ऊपर चला गया इंटू r, तो t स्क्वायर आ गया 4 पाई स्क्वायर ऑन GME इंटू r टू द पावर 3। अब आप इसमें ये देखिए कि 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है और me भी कांस्टेंट है। तो क्या हम ये कह सकते हैं जो t स्क्वायर है इट इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r की पावर 3। और याद है ये केपलर का थर्ड लॉ था कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, है ना। तो इसका मतलब केपलर का थर्ड लॉ कैन बी वेरीफाइड आल्सो बाय दिस थिंग। अच्छा इसको ये भी लिख सकते हो, देखो जैसे मान लो ये है अर्थ और 2 सैटेलाइट है अर्थ की, ये और एक ये। एक सैटेलाइट ये अर्थ है, ठीक है। एक सैटेलाइट अर्थ से h1 हाइट पे है, दूसरी सैटेलाइट अर्थ से h2 हाइट पे है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं जैसे टी स्क्वायर या T1 स्क्वायर पहली का टाइम पीरियड इट इज प्रोपोर्शनल टू RE प्लस H1 टू द पावर 3। इसी तरह से जैसे दूसरे का टाइम पीरियड अगर T2 हो, ये लिख सकते हैं ये देखो, क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया? अगर मैं इनका रेशियो ले लूं, दोनों में जो कांस्टेंट है वो तो सेम ही है 4 पाई स्क्वायर अपॉन GM, तो T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा RE प्लस H1
इस पे इस पॉइंट पे ना सवाल पूछते कि भाई इतनी हाइट वाले का इतना टाइम पीरियड है, तो बताओ अगर दूसरी कुछ हाइट होगी तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें से बताता हूँ। 2019 में इस पे एक क्वेश्चन आया था। ये देखो, जरा इसको एक बार ट्राई करके देखना। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। लिखा है इट इज 24 आवर्स एट अ हाइट ऑफ 6 आवर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट whose height is 2.5 आवर फ्रॉम द सरफेस विल। अब जैसा कि हम जानते हैं T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर ई प्लस H1 अपॉन आर ई प्लस H। हो सकता है आंसर एक बार अभी कर लेते हैं ना। तो देखो T1 जैसे जियो स्टेशनरी को 1 ले लो तो 24, और दूसरे का तो पता नहीं, T2 का स्क्वायर आर ई प्लस H1। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 6 आर ई पे है, फिर आर ई प्लस H2 कितना है, 24 अपॉन T2 का स्क्वायर। देखो आर ई प्लस 6 आर ई क्या हो गया, 7 आर ई, ये हो गया 2 आ गया। 24 इंटू 24 अपॉन T2 स्क्वायर, ये आ गया 2 की पावर 3 8, 8 वन जा और 8 थ्री जा, तो T2 स्क्वायर आया 24 इंटू 3। इसको लिख सकते हो ना 2, 24 को 2 इंटू 2
4 into 3, ये सही है क्या? देखो 12 into 2, 24 into 3, तो T2 आ गया 3, 2 और रूट 6√2 आ रहा है। देखो और किसी का भी ये आया है क्या? अच्छा यही आ रहा है, ठीक है। तो हुआ, क्लियर हुआ, बताओ। ओके ओके। अच्छा क्या मैंने आपको ये लिखवाया था कि जो सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के बहुत पास होती है उसकी वेलोसिटी 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, लिखवाया था ये वाला पॉइंट? अच्छा उसका ना टाइम पीरियड भी लिख लो कि जैसे उसकी वेलोसिटी 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड होती है ना, तो पूरा अर्थ का एक चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगता है, लिख लो। कहाँ पे था वो? देख रहा हूँ। ये है ना ये था ना इसका इस हाँ गुड मॉर्निंग यार, इसका जो टाइम पीरियड था, अभी बता रहा हूँ तुम्हें, तुम फोटो खींच लेना। 84.6 मिनट्स या फिर 1.41 आवर्स। ठीक है, तो जो सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के बहुत पास होती है ना उसका टाइम पीरियड। नहीं, ये पता कहाँ लिखवाया था? ये लिख वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, याद है मैंने बताया था अगर इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाए, उसका भी 84.6 है, सही कह रहे हो। ये देखो यार, ये अभी जिसने भी ज्वाइन किया हो ये लिखवाया था, यहाँ से लिखवाया टाइम पीरियड ऑफ सेट। इसकी खींच लो फोटो। इसके बाद ये देखो, इसके बाद ये था अगला। ओके, और एक ये क्वेश्चन है। अब इसके बाद अगला पॉइंट है एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो सपोज दिस इज अर्थ having mass me, radius re, and there is a satellite having mass small m and which is at a height of h from the earth's surface. Its orbital velocity will be v, not स्मॉल आर, जो कि सैटेलाइट के ऑर्बिट का रेडियस होता है, वो आर ई प्लस एच हो गया, और ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी रूट ऑफ जी एम ई अपॉन स्मॉल आर।
अब अगर हमसे कहा जाए कि ये जो सैटेलाइट है इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी भाई वेलोसिटी v नॉट, मास स्मॉल m, तो काइनेटिक एनर्जी ये हुई ना हाफ स्मॉल m और v नॉट का स्क्वायर, और v नॉट तो हम पता है, तो ये हो जाएगा हाफ स्मॉल m और रूट ऑफ ये आ जाएगा, देखो स्क्वायर रूट हटा दिया तो g कैपिटल M E स्मॉल m बाय 2r। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, g कैपिटल M स्मॉल m बाय, क्या लिख सकते हैं, g कैपिटल M E स्मॉल m अपॉन 2 और r प्लस h। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको इसको देख के साफ साफ दिख रहा है कि रेडियस बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, है ना? तो अगर, अच्छा और उसके अलावा, हाँ कम होगी, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, कम होगी। तो अगर हम, अच्छा और दूसरी चीज भाई हाफ एम वी स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होना है, तो के वर्सेस स्मॉल आर यानी रेडियस का अगर एक ग्राफ बनाए ना, तो ऐसा ग्राफ आना चाहिए। हाँ इस ग्राफ का जो शेप है इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जयशंकर तुम्हारा 12/√2 आ रहा है ना, तुम इसको रैशनलाइज करो, √2 से ऊपर √2 से नीचे, तो 6 आ जाएगा। अच्छा तो काइनेटिक एनर्जी समझ में आया, अब इसके बाद अगला पॉइंट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। भाई अब जैसे आप इसी डायग्राम को देखिए, अगर इसमें भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो अपने को याद होगा, -G m1 m2/r। यहाँ पर एक तो है ये सैटेलाइट जिसका मास है स्मॉल m, और अर्थ है जिसका मास है कैपिटल M, और दोनों के जो सेंटर्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, RE+H। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई सिंपली माइनस जी, एक ऑब्जेक्ट है अर्थ, एक ऑब्जेक्ट है सैटेलाइट, डिवाइड बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्मॉल r है, ये आ गया। इसी को लिख सकते हो, तो अब इसमें आप एक चीज देखिए कि
पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव और स्मॉल आर इसमें भी नीचे आ रहा है, मतलब वैसे अगर स्मॉल आर बढ़ता जाए तो मैग्नीट्यूड तो कम होता जाना चाहिए, पर चूंकि ये निगेटिव है इसलिए मतलब उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर किसी चीज का मैग्नीट्यूड कम होता जाए, जैसे -4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 सपोज, और फिर माइनस लगा दें सब में, -4, -3, -2, तो वो चीज ना बढ़ने लगती। क्या ये पॉइंट समझ में आया? देखो, स्मॉल आर को सपोज इंक्रीज किया तो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम हो गया, लेकिन चूंकि निगेटिव में है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एज द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ increases, the potential energy also increases. So और इसका ग्राफ ऐसा होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये स्मॉल आर, तो ये ऐसा निगेटिव हो गया, निगेटिव। ठीक है। जब कर लो इसको कॉपी तो बताना। हाँ, थोड़ा सा ऊपर करके देखो के भी लिखा हुआ है, के को देखिएगा आप, के लिखा हुआ है जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r, यू लिखा है -g स्मॉल एम कैपिटल एम बाय आर। आप ये देखिए कि अगर जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो निगेटिव है, अगर वो निगेटिव नहीं होती और पॉजिटिव होती, तो अगर उसे 2 से डिवाइड कर देते तो काइनेटिक एनर्जी आ जाती, जैसे -GMEM/r है ना, माइनस हटा देते सपोज, और 2 से डिवाइड कर देते, है ना, मतलब क्या हम ये लिख सकते हैं? देखो, मतलब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव और पोटेंशियल निगेटिव, तो अगर जो काइनेटिक एनर्जी है उस पर माइनस लगा दें, हाँ बोलो यार, श्योर है? क्योंकि क्योंकि देखो डिस्टेंस तो निगेटिव होता नहीं, आर रेडियस तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, आर तो पॉजिटिव चाहिए, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो निगेटिव है ना, तो ऐसा कौन सा क्वांटिटी जिसमें यू हो गया निगेटिव और आर हो गया पॉजिटिव? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे काइनेटिक एनर्जी पे अगर माइनस लगा दें वो भी निगेटिव हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी को 2 से डिवाइड कर दें तो ये ना दोनों बराबर है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन। अच्छा, एक होती है टोटल एनर्जी,
टोटल एनर्जी का क्या मतलब हुआ? अब एनर्जी का फॉर्मूला ये है ना, ये आप अपनी कॉपीज में देख सकते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी का ये है फॉर्मूला। तो अगर मैं इनको ऐड कर, ई आ जाएगा, एलसीएम विल बी आर, नहीं 2r, यहाँ 2r है तो ये g प्लस माइनस तो माइनस हो गया, यहाँ r है यहाँ 2r है तो आ जाएगा, यहाँ से e की वैल्यू आ गई। तो मैं यहाँ पे एक बार तीनों चीजें लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी को लिख देता हूँ, पोटेंशियल को, और टोटल को। हम लोगों ने एक ये रिलेशन लिखा था, -k इज इक्वल टू u/2। अब आप एक चीज और देखिए, अगर आप काइनेटिक एनर्जी को और टोटल को देखें तो दोनों का ना मैग्नीट्यूड सेम है। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस क्या है दोनों में बताओ? कुल ओ माइनस, सही बात है। अब सही है ना, तो एक रिलेशन बन जाता तीनों को मिला के। ओके, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी भी निगेटिव है और टोटल एनर्जी भी निगेटिव। तो ना अगर हम एक ग्राफ बनाएं जिसमें तीनों हो, यहाँ लिख देता हूं एनर्जी, यहाँ आर, ठीक है, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है जिसका ग्राफ ऐसा आता है। जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो टोटल एनर्जी, उनका ग्राफ ना दोनों का निगेटिव आता है। ये जो दो ग्राफ है इनमें से टोटल एनर्जी का ग्राफ थोड़ा सा ऊपर है और पोटेंशियल एनर्जी का थोड़ा सा नीचे। ठीक है, तो कभी ऐसे सपोज ऐसे लाइनें बना दें और कहते हैं बताओ इसमें से कौन सा ग्राफ टोटल का होगा, कौन सा पोटेंशियल का होगा, तो निगेटिव में हमेशा ऊपर वाला ग्राफ टोटल का है। तो करो, और हद से कौन सा पॉइंट देखना, एनर्जी से या और? हाँ बोलो। अच्छा ई को ऊपर क्यों लिया, ये भी एक सही बात है। तुम एक सिंपल सा लॉजिक सोचो, देखो ई और यू में रिलेशन देखो क्या, ई इज इक्वल टू u/2। जैसे अब u की वैल्यू सपोज -4 हो तो ई कितना होगा? तो अब तुम सोचो खुद ही कि किसी ग्राफ में जैसे r की कोई वैल्यू है, उसके लिए u -4 है तो e
-2 नहीं होना चाहिए, तो उसको ऊपर ही तो होगा थोड़ा ग्राफ, है ना। ठीक है। हाँ, अब इसके बाद क्या होता है, जैसे टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज निगेटिव, टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज निगेटिव, ठीक है, ये अपन याद रखें। एक मिनट, एक मिनट। टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज निगेटिव, बस ये पॉइंट अपन याद रखें। जो भी सैटेलाइट अर्थ के या किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ घूम रही है, उसकी टोटल एनर्जी निगेटिव। अब इसमें देखो, टोटल एनर्जी सपोज निगेटिव है, सपोज टोटल एनर्जी है -5। अगर मैं आपसे पूछूं कि एनर्जी इसकी 0 करने के लिए मुझे इसको अलग से कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसका क्या आंसर हो? +5, ऑब्वियसली। यानी कि टू मेक द एनर्जी ऑफ द satellite 0, to make the energy of the satellite 0, the amount of energy which we have to give to it, the amount of energy which we have to give to it is called बाइंडिंग एनर्जी। सैटेलाइट की टोटल एनर्जी को 0 बनाने के लिए आपको उसे जितनी एनर्जी और देनी पड़ेगी वो कहलाएगी बाइंडिंग एनर्जी। मतलब अगर जैसे टोटल एनर्जी तो कितनी है, -GmEm/2r, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था। इसमें अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी यानी बी और दे दूं तो टोटल कितनी हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आ गया बिल्कुल सही बात है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी इज एक्चुअली निगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी खुद ही निगेटिव है, उस पर फिर निगेटिव लगा दोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। कह सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। क्या कंफ्यूज कर रहे हो बताओ, क्या कंफ्यूजन हुआ? आप बताओ क्या चीज, क्या नहीं समझ में, बोलो बोलो। देखो क्या लिखा हुआ है बताओ, और उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके देखो क्या लिखा हुआ है। ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये वाला क्या लिखा हुआ बताओ।
हाँ, किस चीज के लिए? नहीं, फिर से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एग्जैक्ट ट्रांसलेट करो क्या लिखा है। क्या बनाने के लिए? क्या बनाने के लिए? सैटेलाइट की एनर्जी को क्या बनाने के लिए? यार, पहले तो तुम मैं बताऊं, ये सरजी मत बोलो, ये सरजी और एनर्जी कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है? तुम सिर्फ सर बोलो, ठीक है? जी बोलने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? अब क्या लिखा है कि सैटेलाइट की एनर्जी को जीरो बनाने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़े वो है बाइंडिंग एनर्जी, बस। अगर कोई हमसे पूछे कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, तो हम कहेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच वी हैव टू गिव टू मेक द एनर्जी, टोटल एनर्जी जीरो, इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। बताओ पुनीत, आया समझ में? हाँ, मतलब वो तो अब तो सारी रिलेशन बना सकते हो, है ना? हाँ, तो मैं इस पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में। जब हम बाइंडिंग एनर्जी जैसे दे देना किसी सैटेलाइट को तो उसकी टोटल एनर्जी जीरो हो जाती है। मतलब फिर वो ना अर्थ के चारों तरफ नहीं घूमती, फिर वो एस्केप कर जाती है। ये देखो, इसमें लिखा है अ सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल एम इज ऑर्बिटिंग द अर्थ of radius capital R at a height h from the surface. The total energy of the satellite in terms of g naught, the value of acceleration due to gravity at the earth's surface is। देखो, हम लोग टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला जानते हैं? हम लोग टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये जानते हैं ना, माइनस जी, ये। पर इन्होंने कहा है कि आपको अपना आंसर स्मॉल जी के टर्म्स में देना पड़ेगा। तो हम कहेंगे सबसे पहली चीज तो जो ये जी इंटू एम ई होता है ये इक्वल टू होता है ना, यानी कि जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस, इस चीज को हम लिख देते हैं स्मॉल एम, और जी ये। अब ये जो स्मॉल आर है ये आर ई नहीं होता, ये होता है आर ई प्लस एच। दिस इज टोटल एनर्जी। अच्छा, मैंने गलत फॉर्मूला लिख दिया भाई, टू आर होता है ना। तो क्या आंसर आना चाहिए फिर? क्या आना चाहिए? हुआ क्लियर? इनने तो सेम ही लिखा है कि सरफेस पे। अरे यार, क्या डिफरेंस होगा जब उन्होंने लिख रखा है कि जी नॉट क्या है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस। वो जी,
ठीक है, और देखना अब इसके बाद एक और, हाँ देखो ऐसे ही तो आ रहे हैं, तो आया हुआ ही सवाल है ना। अच्छा, इसके बाद एक सैटेलाइट होती है जिसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सो व्हाट इज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? इसमें हम लिख सकते हैं इट इज अ सैटेलाइट which stays at rest with respect to an observer on the earth। ये एक ऐसी सैटेलाइट है जो अर्थ पे अगर कोई ऑब्जर्वर हो तो उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहती है। मतलब अगर हम लोग अर्थ पे खड़े होकर उस सैटेलाइट को देख पाते तो हमें वो हमेशा एक ही पोजीशन पे दिखती है। इसका ना सबसे कॉमन एग्जांपल है, जैसे हमारे घर में डिश एंटीना लगता है ना, चाहे टाटा स्काई का हो चाहे एयरटेल का हो। आप कभी भी देखिएगा उसको, जितने डिश एंटीना होंगे ना किसी भी जगह पे देखिएगा, आजकल तो बहुत सारे डिश एंटीना, वो सब डिश एंटीना चाहे वो किसी भी कंपनी के हो, उन सबका फेस एक ही तरफ रहता है। असल में क्या, हाँ असल में क्या होता है कि जो सब जो एक तरफ फेस कर रहे हैं ना ऊपर आसमान में, वहां पर ना एक सैटेलाइट है। जैसे ये है अर्थ, जितने एंटीना है यहाँ पे लगे सब एक ही तरफ फेस कर रहे हैं, तो यहाँ ना यहाँ कहीं एक सैटेलाइट है। जब अर्थ घूमती है ऐसे करके तो ये सैटेलाइट भी घूमती है, तो इसलिए हमेशा इनका फेस इसी की तरफ रहता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है, बहुत तेज खराब मौसम हो जाए कुछ हो जाए तो सैटेलाइट सिग्नल आना बंद हो जाते हैं क्योंकि बीच में बादल आ जाते हैं, है ना। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में सबसे कॉमन इसका एग्जांपल है जो, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे एक पॉइंट तो इसका ये है कि इट कैन बी प्लेस्ड ओनली above the, इसको सिर्फ इक्वेटर पे ही लगा सकते हैं और कहीं भी नहीं लगा सकते, और कहीं भी मतलब लगा तो किसी सैटेलाइट को सकते हैं लेकिन फिर वो जियो स्टेशनरी नहीं होगी, ठीक है। मतलब एक्चुअली जियो स्टेशनरी होने के लिए जरूरी ये है ना, जैसे सपोज ये इसका इक्वेटर है और ये ऐसे घूम रही है, तो ना अब हम लोगों को तभी तो लगेगा कि कोई सैटेलाइट रुकी हुई है जब सैटेलाइट भी बिल्कुल वैसे ही घूमे जैसे कि अर्थ घूम रही। ये देखो, है ना। इसलिए अब जैसा इक्वेटर, भाई इक्वेटर इज द हॉरिजॉन्टल सर्कल, तो वैसे ही सैटेलाइट घूमे। एक और पॉइंट ये है कि इट्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज
सेम एज अर्थ। इसका जो रोटेशन का डायरेक्शन है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा अर्थ का है। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट हुआ कि इसका जो टाइम पीरियड होता है ना वो वही होता है जो अर्थ का, यानी 24 आवर्स। और इसको मतलब अर्थ की सरफेस से मतलब बहुत ऊपर होती है, इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ सरफेस। जो एग्जैक्ट डिस्टेंस होता है वो होता है जो इसका, जैसे ये अर्थ की सरफेस है और ये सैटेलाइट है, तो ये हुई ना हाइट ऑफ द सैटेलाइट। तो जो हाइट होती है ना इसकी वो थी 35,890 किलोमीटर above the earth surface. It is very high, 35,890. इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, हाँ बोलो। क्यों नहीं देख सकते यार? पोल सिग्नल तो जा ही सकता है, ये कौन कह रहा है कि सिग्नल नहीं जा सकता? सैटेलाइट अर्थ पे, सैटेलाइट इक्वेटर पे लगती है। अच्छा, इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो होती है, जैसे जो सैटेलाइट बहुत पास होती थी उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी तो 7.92 होती थी, लेकिन ये तो बहुत दूर है ना, 35,000 किलोमीटर दूर। इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है कंपेयर टू द satellite which is very close, it is rotating very slowly, 3.07 किलोमीटर पर आवर। और अगर चाहो तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी बता देता हूँ। जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ना वो होती है, वैसे एंगुलर वेलोसिटी तो नहीं पूछते पर ये वेलोसिटी तो पूछ सकते हैं। और ये वाला पॉइंट लो, इक्वेटर के ऊपर ही तो करती है, और कहाँ पे करती है? बट नहीं कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती, ऐसे भी कर सकती है। लेकिन ये जियो स्टेशनरी नहीं है ना, क्योंकि लोग तो ऐसे रोटेट कर रहे हैं और सैटेलाइट ऐसे जा रही है, तो दोनों का अलग। मतलब ऐसे ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसे ना अर्थ उस पे सेंटर की तरफ फोर्स लगा देती, तो मतलब जो उसका वेलोसिटी है इधर और फोर्स ऐसे लग रही, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि वेलोसिटी परपेंडिकुलर आनी चाहिए फोर्स के, तभी वो सेंट्रिपिटल फोर्स का लॉजिक वैलिड। बहुत सारी सैटेलाइट है अर्थ के चारों तरफ, बहुत सारी। कर सकती है, कोई इसमें वो थोड़ी है, टकरा सकती है। तुम्हारे ऊपर नहीं गिरेगी, लेकिन तुम टेंशन मत लो। टकराती भी है मतलब, है ना? हाँ बोलो। सब बहुत कंट्रीज की है, जैसे कि जो जीपीएस है, जीपीएस है ना, जीपीएस भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से मिलके बना हुआ है। कुल मिला के ऐसी 24 सैटेलाइट्स ऐसे लगी हुई हैं, उनको मिलाकर जीपीएस बनता है। तो लिख देता हूँ, इट इज यूज्ड फॉर, हाँ बहुत ज्यादा सैटेलाइट है, क्योंकि सैटेलाइट को मतलब बनाने में कोई बहुत मेहनत तो लगती नहीं है ना। यूज्ड फॉर, हाँ
फिक्स थोड़ी यार, देखो ये बताओ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला नहीं था 4 पाई स्क्वायर अपॉन GM और RE+H⁻³ अब इसमें टाइम पीरियड को 24 आवर्स रखा तो H की वैल्यू यही तो निकली। और अगर 24 आवर्स का टाइम पीरियड चाहिए तब तो हाइट एक पर्टिकुलर ही होगी ना यार। यूज्ड फॉर, बेटा इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड, मतलब अगर तुम सोचो तुम खुद ये सवाल क्यों पूछ रही हो कि 24 आवर्स का क्यों टाइम पीरियड लेते हैं, बताओ क्यों लेते होंगे 24 आवर्स का टाइम पीरियड। बिल्कुल सही बात है भाई, जितनी देर में अर्थ एक रेवोल्यूशन लगा रही उतनी देर में सैटेलाइट भी रेवोल्यूशन लगाए। ये तो ऑब्वियस बात है, तभी तो। यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन पर्पस, ठीक। कम्युनिकेशन वर्ड का मतलब है वही जो सिग्नल भेजते हैं, टीवी के सिग्नल हो गए या कोई। नेविगेशन मतलब जैसे जीपीएस। तो क्लियर हुआ ये। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के अलावा एक और सैटेलाइट है जिसको हम कहते हैं पोलर सैटेलाइट। जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इक्वेटर के चारों तरफ घूमती है, पोलर सैटेलाइट पोल्स से पास करती है। ये है अर्थ, दिस इज द इक्वेटर। पोलर सैटेलाइट ना ऐसे घूम रही है अर्थ पे, पोल्स के चारों तरफ, ठीक है। अच्छा, इसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती। इसकी जो हाइट होती है ना, इट इज अराउंड 500 to 800 किलोमीटर। तो ये तो शायद आपको पता ही है कि जिस सैटेलाइट की हाइट जितनी कम उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा, और इसका मतलब कि उसका टाइम पीरियड उतना ही कम। तो जैसे इसका जो टाइम पीरियड होता है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 100 मिनट्स का होता है। और इसका जो मेन यूज है ना, एक्चुअली देखो इसका टाइम पीरियड सिर्फ 100 मिनट्स का, यानी पूरे एक दिन में 24 आवर्स में ये कई बार अर्थ का चक्कर लगाती होगी। 3 बार लगाती होगी है पुनीत। 3 घंटे में एक राउंड लग जाता होगा पुनीत, यार तुम कैसी बातें करते हो। 100 मिनट्स का मतलब 3 घंटे। हाँ मतलब कई बार हो सकता है ना ऐसा, इसलिए इसका, हाँ हाँ, इसलिए इसका ना यूज जो है वो एक तो होता है, सबसे मेन यूज इसका है वेदर फोरकास्ट।
ठीक है, हो गया क्लियर? बताइए। मतलब इसमें हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है इस पोलर में, सिर्फ बस ये याद रखिएगा कि इसका यूज क्या है। कभी कोई क्वेश्चन इस पे आया नहीं। जियो स्टेशनरी पे तो फिर भी हमने देखा था, अभी वो एक आ गया था क्वेश्चन, हालांकि वो जियो स्टेशनरी से रिलेटेड तो नहीं था, वो तो उससे रिलेटेड था, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 3 स्टिल। अच्छा, एक और पॉइंट है छोटा सा, इट इज अ थ्योरेटिकल पॉइंट, मतलब वो तो फिर किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो ना। अच्छा, एक और पॉइंट है, वेटलेसनेस। So what actually weightlessness means? जैसे एक चीज होती है ना अपेरेंट वेट, जैसे आपको पता हो कि ये एक लिफ्ट है और सपोज लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए है, और यहाँ पे ना एक वेइंग मशीन है, सपोज वेइंग मशीन, और एक आदमी इसके ऊपर खड़ा हुआ है। ये जो वेइंग मशीन है ना, ये वेइंग मशीन इसका एक्चुअल वेट नहीं बताती, ये वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन बताती है ना। आदमी पर जैसे mg लगता है, वेइंग मशीन एक n लगा रही होगी, तो अपन ये लिख सकते हैं ना mg माइनस n इज इक्वल टू m। n की वैल्यू, हाँ तो n की वैल्यू m है ना। अगर इस वेइंग मशीन की सपोज फ्री फॉल हो जाए, तो फ्री फॉल के लिए जो a है वो g के बराबर हो जाएगा ना। तो उस केस में नॉर्मल रिएक्शन या अपेरेंट वेट जीरो हो जाएगा इफ a इज इक्वल टू g। तो क्या होता है कि जब कोई सैटेलाइट, अर्थ है सैटेलाइट, अर्थ के चारों तरफ घूम रही है। अब मान लो इस सैटेलाइट में एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, सैटेलाइट का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्मॉल आर। तो ये जो ब्लॉक है, अगर हम इस ब्लॉक की बात करें, तो इस ब्लॉक पे एक तो देखो ब्लॉक को अर्थ खींच रही होगी अपनी तरफ, है ना। ब्लॉक का मास सपोज मैं स्मॉल एम ले रहा हूँ, अर्थ का मास तो एम ई है, तो हम ये लिखेंगे कि इस पे अर्थ ने जो फोर्स लगाई ग्रेविटेशन वाली, तो वो है। एक जो ये सैटेलाइट है, इसका फ्लोर इस पर ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, आ रहा है समझ में डायग्राम। जो सैटेलाइट है ना, उसके अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ, उस ब्लॉक को एक तो अर्थ ने खींचा अपनी तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो सैटेलाइट का फ्लोर है, उसने उस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाया, और ये सैटेलाइट या ये ब्लॉक दोनों वी नॉट वेलोसिटी से घूम रहे। तो क्या मैं ये तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, देखना ये पॉइंट, मैं लिख सकता हूँ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है माइनस जो नॉर्मल रिएक्शन, इट शुड बी m वी नॉट स्क्वायर बाय आर। क्योंकि अगर देखोगे तो सेंटर की तरफ फोर्स एफ जी माइनस एन मिलेगा, एफ जी माइनस एन, तो वो सेंट्रीपिटल। अब एफ जी होगा जी इंटू अर्थ का मास इंटू उस ब्लॉक का मास अपॉन दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल टू स्मॉल एम वी नॉट स्क्वायर। तो व्हाट इज वी नॉट? इट इज अंडर रूट ऑफ दिस डिवाइड बाय आर। तो यहां से आया जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल टू स्मॉल एम बाय आर। अंडर रूट करेंगे जैसे तो उसका स्क्वायर आएगा जी फिर एम ई और आर।
ये आ जाएगा जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल टू जी अपॉन आर स्क्वायर। तो एन की वैल्यू आ जाएगी जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर माइनस जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। देखो डेरिवेशन कहीं वैसे पैकेज में या एनसीईआरटी में नहीं दिया, ठीक है। पर इससे ना ये प्रूव होता है कि जो लिफ्ट का फ्लोर है वो उस ब्लॉक पर या कोई एस्ट्रोनॉट जो उसके अंदर हो उस पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो लगाता है। तो अगर वहां एक वेइंग मशीन रख दी जाए और उससे कहा जाए अपना वेट लो, तो वेट हमेशा जीरो आएगा उसका। डायग्राम ये देखो, भाई देखो ये सर्कल में घूम रहा है तो इस पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो लगेगा ना, वी स्क्वायर बाय आर। अब है ना, अब सेंटर की तरफ फोर्स कौन सी है, एफ जी। सेंटर से अवे कौन सी है, एन। तो नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ है वो कितनी है, एफ जी माइनस एन। इट विल बी इक्वल टू क्या, एम इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया वी नॉट स्क्वायर बाय आर। लिफ्ट में लाइट, है ना, सैटेलाइट, हाँ बिल्कुल सही, यही प्रूव करता है कि सैटेलाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो लगाती है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट को ऐसा फील होगा कि मेरा जो वेट है वो जीरो। हाँ बोलो यार। कोई दिक्कत नहीं है यार, ये तो भेज ही दूंगा, है ना। हाँ पढ़ाऊंगा तो यार, ये तो एक टीडब्ल्यू वालों की नॉर्मल क्लास है। पर 10 मिनट में ऐसा थोड़ी कि कोई बहुत ज्यादा पढ़ा दूंगा, मैक्सिमम एक पेज ही पढ़ाऊंगा। वैसे भी टोटल अगर देखते होगे तो 7-8 पेज ही होते होंगे एक क्लास में, है ना। तो एक ही पेज पढ़ा पाऊंगा ज्यादा से ज्यादा। और वैसे भी इस चैप्टर का बेसिक बेसिक तो हो गया। अब सिर्फ वो एडिशनल जो नहीं दिया रहता पीछे, बस वो कराना है थोड़ा सा। ये तो, और किसके लिए, ऐसे दे रखे ना टॉपिक पैकेज में, तुम देखोगे उसमें लिखा हुआ है एडिशनल। हाँ तो ओके, ये लो। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट होता है ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे ना एक सबसे मेन जो प्रॉब्लम यहाँ पे है, जैसे आप ये देखिए, आप लोगों ने कई सारी फोर्सेस के बारे में पढ़ा, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में, फ्रिक्शन भी पढ़ा आप लोगों ने, स्प्रिंग फोर्स भी पढ़ी, और टेंशन। पर अब जैसे नॉर्मल रिएक्शन है, तो नॉर्मल रिएक्शन तभी लगता है ना जब कोई ब्लॉक
ग्राउंड पे रखा हूं, अगर सपोज ये ब्लॉक ग्राउंड से ऊपर हो तो क्या इस पे ग्राउंड नॉर्मल रिएक्शन लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। अच्छा, ऐसे ही टेंशन है, टेंशन भी तभी लगती है जब स्ट्रिंग ब्लॉक से अटैच्ड हो। अगर ब्लॉक स्ट्रिंग से अटैच्ड ही ना हो तो स्ट्रिंग उस पर टेंशन तो नहीं लगा पाएगी, है ना। तो ये जो फोर्सेस है ना, जो जो तभी लग पाती हैं जो जब आपस में कांटेक्ट हो, उनको अपन कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस जो सिर्फ तब लगे जब ऑब्जेक्ट्स आपस में टच करें। अब एक चीज ये देखो कि सपोज ये एक ब्लॉक है जिसको हमने कुछ हाइट h से ड्रॉप कर दिया, तो इस पर अर्थ तो mg लगाएगी ना, हालांकि ये अर्थ के कांटेक्ट में तो नहीं है, तो नहीं कर रहा अर्थ से, फिर भी लगा रही। तो इसीलिए एक ऐसी फोर्स आई, मतलब ऐसी नहीं और कई फोर्स है, जैसे कि दो चार्जेस हैं सपोज, पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो उनको अगर टच नहीं भी कराऊं तो भी वो एक दूसरे को रिपेल तो करते ही हैं। कोई कोई मैग्नेट है जो किसी ऑब्जेक्ट को खींच लेती है अपनी तरफ। तो कई फोर्सेस ऐसी हैं जो बिना कांटेक्ट के लगती हैं। तो ये बताने के लिए कि भाई ये फोर्सेस क्यों लग रही, भाई जिनने एक दूसरे को टच किया और फोर्स लगा दी वो तो समझ में आता है, पर अगर बिना कांटेक्ट के फोर्स में लगा दी तो कैसे लगा दी, क्यों लगा दी? ठीक है, उसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया, फील्ड का कॉन्सेप्ट, फील्ड का। तो हमने ये कहा कि जैसे ये मास है, इस पे अर्थ ने क्यों फोर्स लगाई, कैसे लगा दी फोर्स जबकि टच भी नहीं किया। तो हम लोग ये कहते हैं कि कोई भी ना, जैसे अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ कोई रीजन है, ऐसा रीजन कि उस रीजन के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए अर्थ उस पर फोर्स लगाने में, उसी रीजन को हमने नाम दिया फील्ड। आया समझ में वाला पॉइंट? इमेजिनरी है, हम खुद से मान रहे हैं, एग्जैक्ट होता या नहीं होता वी डोंट नो, सिर्फ ये समझाने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, अर्थ ने कैसे इस पे बिना टच किए फोर्स लगा दी। बोलो। होती होगी, इसमें कोई वो थोड़ी है। बिल्कुल। किसने कहा होगी? मैंने ये कहा क्या कि फील्ड छोटी होगी? बिल्कुल होगी, चाहे कम हो पर होगी। तो अब देखो, इसको कहने का एक ये तरीका हो गया कि अगर आपको ना ये समझ में ना आए कि ये फोर्स कैसे लगी, तो आप एक कॉन्सेप्ट बनाए अपने आप से और कहें कि भाई एक फील्ड नाम की चीज है जो ये फोर्स लगा रही है। ठीक है, अब वो फील्ड चाहे अर्थ की हो, चाहे वो फील्ड किसी चार्ज की हो, किसी भी चीज की हो, तो बेसिकली व्हाट इज दिस फील्ड? तो हम यहां लिखते हैं कि इफ वी प्लेस अ मास एट अ पॉइंट, अगर हम किसी मास को किसी जगह पे रख दें एंड इट स्टार्ट्स experiencing a force, अगर हम किसी मास को किसी जगह पे रखते और उस पर एक फोर्स लगने लगे, ठीक है, और वो किसी से टच भी ना कर रहा हो, हमें पता ही नहीं होगी कौन फोर्स लगा रहा है,
then we say that a field exists at that point. बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन, अगर किसी जगह पर आप एक मास को रखें और उस पर एक फोर्स लगने लगे तो आप कहेंगे कि जरूर यहां पर कोई फील्ड एग्जिस्ट करती होगी जो इस पे फोर्स लगा रही है। जैसे हमने किसी एक मास को रखा और जैसे ही हमने इसको एयर में या कहीं भी रख दिया, ये अपने आप इस पे ऐसे लगने लगी, फोर्स इस तरफ जाने लगा, तो हम कहेंगे जरूर यहाँ आसपास के रीजन में कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नाम की चीज है जो इस मास पे फोर्स लगा रही है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? तो वी आर मेकिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट, दिस न्यू कॉन्सेप्ट इज फील्ड। ये एक्चुअल में होती या नहीं होती नहीं पता हमें, हम खुद से बना रहे हैं कि भाई ऐसा होता होगा तो हम खुद कहेंगे ये एक फील्ड है। ठीक है, अब ये जैसे अब हमने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया तो हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। तो एक टर्म होता है कि भाई अब कैसे डिफाइन करें, ये तो एक बड़ी अजीब सी चीज है कि ऐसा होगा। तो एक लोगों ने कहा कि भाई एक खुद से टर्म बनाओ, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये एक नया टर्म है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसका सिंबल है आई। तो हम यह लिखते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड at a point is equal to the force experienced by a unit mass. Please that intensity of gravitational field at a point is equal to the force experienced by a unit mass placed at that point. Okay. यानी कि अब यहां पे आप देखिए, आपने एक मास रखा था m, है ना, m रखा था और उस पर फोर्स कितनी लग रही थी, f। तो आप कहेंगे कि अगर मैं m मास रखता हूं किसी जगह पर, उस पे जो फोर्स लगती है वो F लगती है। तो अगर मैं किसी जगह पर 1 kg का मास रखता, क्योंकि यहाँ तो यूनिट मास की बात हुई है ना, तो उस पर फोर्स कितनी लगती, F अपॉन एम लगती। सही बात है, बिल्कुल। तो इसलिए जो ये इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, इसका फॉर्मूला आता है F अपॉन एम। ठीक है, और इस फॉर्मूले से जैसे अब यूनिट कैसे आई की निकालोगे, यहां लिख देता हूं यूनिट ऑफ आई।
तो फोर्स की यूनिट तो न्यूटन है, मास की यूनिट केजी है। आराम से सोच के आंसर दिया करो, ठीक है? वो ठीक है, कल कोई दिक्कत नहीं है, पर मतलब जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अपन हमेशा गलत ही बोल रहे हैं, है ना? तो थोड़ा सा पहले तुम सोचा करो कि जो मैं बोलने वाली हूँ, क्या मैं वो सही बोलने वाली हूँ या गलत, है ना? तो आई की वैल्यू देखो, यूनिट कितनी है, न्यूटन पर केजी। क्लियर हुआ ये बताओ? बिल्कुल। मतलब एक्चुअली पता क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ना, जैसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, उसी को कॉमन लैंग्वेज में हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्या है इसके, बेसिकली हमें इसमें क्या करना है, देखो ये पॉइंट एज सच सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है कि एक 12th में भी टॉपिक आता है, वहां पर इसको ज्यादा अच्छे से किया जाता है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड की जगह हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा अच्छे से किया जाता है। तो ये अभी सिर्फ आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब इसके बाद ना दो तीन, कहाँ चला गया यार वो, तो हाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहला, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास, gravitational field due to a point mass, because suppose there is a mass particle, there is a particle whose mass is, और इस मास से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है p, और हमसे कहते हैं कि आप ये बताइए इस मास की वजह से इस पॉइंट p पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी। तो एक तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ वेक्टर, ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा ना वो ये वाला होगा, हमेशा हमेशा उस मास की तरफ, फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मास, ठीक है। और इस आई की जो वैल्यू होगी ये होगी जी स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। वैसे इसके ना मैंने नोट्स आपको भेज दिए थे ऑलरेडी, जी स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। एम रिप्रेजेंट कर रहा है मास, और पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, आजकल क्या लगता है तुमको? पी, पी वो पॉइंट है, पी इज द पॉइंट, पॉइंट एट विच we have to we have to find the ग्रेविटेशनल, ना, जिस पॉइंट पर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड पता कर, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। बोलो तान्या। अगर किसी जगह पर तुम एक 1 kg का मास रख दो, तो उस पर जो भी फोर्स लगेगी उसी को हम कहेंगे ये यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी है, बस। अरे यार वहां मास स्मॉल एम रखा है तो जी स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर ही होगा ना, एम रख तो जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर हो जाता।
भाई जो मास यहाँ रखोगे वही मास तो आ रहा है। अगर यहाँ तुम कैपिटल एम रखते तो जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर हो जाता। अभी मैं नोट्स भेज दूंगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। सही बात है। तो बताया था, क्योंकि उसको जो टॉर्क चाहिए होती ना यार, वो उसको मतलब जैसे अगर इस तरीके का इंक्लाइंड प्लेन हो तो चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए उसको टॉर्क ऐसी चाहिए होती। अब ये टॉर्क फ्रिक्शन तभी दे सकता है जब ऊपर। हाँ। हाँ पिता बोलो। नहीं, क्या रिमाइंड करने को, क्या रिमाइंड करने को बोला था। हाँ, मैं आपको भेज दूंगा, मैंने आपसे बोला भी था। ये तो बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, ये रोलिंग वाला तो। हाँ नहीं हुआ यार, तो मैं कब कह रहा हूँ कि हो गया। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं कि आखिर पढ़ा तो मैं रहा हूं ना, तो मुझे पता है ना कि क्या मैंने करवाया क्या नहीं करवाया। लेते। हाँ बोलो। बताओ यार। और कोई कुछ कह रहा है। भाई जिनका सब हो गया वो जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। हाँ। क्या। ये बताया था कि जैसे जब भी कोई सैटेलाइट के अंदर कोई ब्लॉक रखा हो ना, तो उस ब्लॉक पे सैटेलाइट का जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो जीरो हो जाता है। ये अपन ने डिराइव किया था। एफ जी माइनस एम ये होता है एम जी स्क्वायर बाय आर, है ना। तो एन जीरो आ गया था। इससे बस ये प्रूव हुआ कि जब भी कोई सैटेलाइट हो तो उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं उन पे सैटेलाइट जीरो नॉर्मल रिएक्शन लगाती है, जिससे उनको ऐसा फील होता है कि उनका वेट जीरो। ऑब्वियसली, तभी तो फ्लोट करेंगे, है ना। बोलो बोलो। बोलो भाई बोलो।